गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे एमए फाइनल में पॉलिटिकल ज्योग्राफी में सेकेंड यूनिट में एक टॉपिक है कार्य संबंधी दृष्टिकोण, जिसे द फंक्शनल अप्रोच भी कहते हैं। आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। कार्य संबंधी दृष्टिकोण जो है ये रिचर्ड हार्टशॉन जो भूगोलवेता हुए हैं उनके द्वारा दिया गया है। और अगर हम द फंक्शनल अप्रोच इसको देखें तो राजनीतिक भूगोल में व्यवस्थित स्वरूप के अभाव को दूर करने की दिशा में रिचर्ड हार्टशॉन जो है, जो कि इसके प्रवर्तक हैं इस दृष्टिकोण के, उनका स्थान सर्वोच्च रहा है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण रहा है। और उन्होंने ही राजनीतिक भूगोल में एक नवीन दृष्टिकोण के रूप में कार्य संबंधी दृष्टिकोण जो है इसको प्रतिपादित किया। इस दृष्टिकोण का प्रतिपादन उन्होंने रिचर्ड हार्टशॉन ने अमेरिकन भूगोलवेता परिषद के अध्यक्षीय भाषण के रूप में 7 अप्रैल सन 1950 में किया था। और इस दृष्टिकोण का मूल आधार जो था वो ये था कि एक क्षेत्र का राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते रहना, ये द फंक्शनल अप्रोच का मूल आधार था कि कोई भी क्षेत्र जो है उसका एक राजनीतिक इकाई के रूप में लगातार निरंतर कार्य करते रहना। रिचर्ड हार्टशॉन ने इसे अधिक भौगोलिक राजनीतिक भूगोल कहा है और उनके अनुसार राज्य एक स्वदेश्य निर्मित सामाजिक कृति है तथा वह मूलतः एक क्रियाशील और समग्रतापूर्ण इकाई है। यानी कि रिचर्ड हार्टशॉन का कहना है कि राज्य जो है वो मतलब निष्क्रिय नहीं है, बल्कि वो लगातार एक क्रियाशील इकाई के रूप में है और लगातार कार्य करते रहता है। राज्य के राजनीतिक भूगोल का विश्लेषण, इसमें इन्होंने इसको हम दो रूपों में देख सकते हैं। पहला है आंतरिक, यानी कि एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ अ स्टेट। इसमें जो फर्स्ट हम बात करेंगे वो इंटरनल जो है उसके बारे में बात करेंगे। जो मूल समस्या है एक राज्य की वो ये है कि राज्य को कार्य के आधार पर प्रस्तुत करना, ये मूल समस्या थी। और क्षेत्र जनसंख्या और राजनीतिक इकाई राज्य के अभिन्न अंग हैं। रिचर्ड हार्टशॉन ने माना कि जो मूल समस्या है किसी भी राज्य की वो है एक राज्य को कार्य के आधार पर प्रस्तुत करना। और उन्होंने कहा कि क्षेत्र, किसी भी राज्य का क्षेत्र, जनसंख्या और राजनीतिक इकाई उस राज्य के अभिन्न अंग हैं। राज्य अपने आंतरिक क्षेत्रों को संगठित रखने हेतु कुछ नियम बनाता है और क्षेत्रों में एकरूपता स्थापित करता है, जबकि कुछ बातों में जैसे कि धर्म, शिक्षा और अन्य सामाजिक गतिविधियों में क्षेत्रीय असमानता को भी वो स्वीकारता है। अगर आर्थिक क्षेत्र की बात करें, जैसे कि मुद्रा, आर्थिक संस्थान एवं संबंधों में एकरूपता रखता है। राज्य का सर्वप्रमुख कार्य जो है वो है अपने राज्य के जो निवासी हैं उनकी और अपने राज्य के क्षेत्र की विदेशी आक्रमणों से सुरक्षा करना। और इन सभी बातों में एक भूगोलवेता जो है वो क्षेत्र विविधता को प्रमुखता देता है। एक राज्य का प्रमुख उद्देश्य देश के भौगोलिक क्षेत्र के विभिन्न प्रदेशों को परस्पर एक पूर्णतः क्रियाशील इकाई के रूप में संगठित करना है, जिसके लिए सभी राज्य अपने देश के अंदर राजनीतिक संबंधों का एक क्षेत्र नियंत्रण अर्थात देश में शांति कायम रखने का पूर्ण अधिकार स्थापित करने का प्रयास करता है। किसी भी राज्य में जब उसके सभी जो आंतरिक भाग हैं, आंतरिक क्षेत्र हैं, उनमें एकरूपता होगी, उस पूरे राज्य के सभी क्षेत्रों में जब नियंत्रण होगा किसी राज्य का, तभी उस राज्य में शांति कायम रह सकती है।
इसीलिए राज्य अपने देश के अंदर राजनीतिक संबंधों पर एक क्षेत्र नियंत्रण यानी कि एक क्षेत्र का पूर्ण नियंत्रण चाहता है, ताकि वो अपने राज्य में शांति को कायम रख सके। इसके लिए देश के अंदर सभी स्तरों पर स्थानीय और क्षेत्रीय राजनीतिक संस्थाएं केंद्रीय अनुदेशों के अनुरूप होनी आवश्यक है। इसीलिए मतलब पूरे राज्य में एक राज्य को एक नियंत्रण में रखने के लिए स्थानीय स्तर पर स्थानीय और क्षेत्रीय संस्थाएं बनाई जाती हैं, ठीक है, जिनके द्वारा केंद्र जो है यानी कि वो अपना नियंत्रण अपने पूरे राज्य पे रख पाता है। आर्थिक नियोजन, मुद्रा नियंत्रण और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों का राजकीय नियंत्रण इस प्रयास के अनिवार्य अंग है। यह आवश्यक है कि स्थानीय और क्षेत्रीय असंतोष पर नियंत्रण रखा जाए और देश के किसी भी भाग के निवासी देश की सीमा पार के राज्य के प्रति किसी भी प्रकार से आकृष्ट न हो। एक राज्य इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखता है कि उसके राज्य विशेष में स्थानीय या क्षेत्रीय असंतोष जो है वो ना उत्पन्न हो, और उत्पन्न हो भी जाए तो उनको नियंत्रित कैसे वो करे। और साथ ही वो ये भी ध्यान रखता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र होते हैं वहां पे रहने वाले लोग जो होते हैं वो पड़ोसी राज्यों के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं, या वहां पे इस प्रकार की गतिविधियां होती हैं जो राज्य की एकता के विपरीत होती हैं, मतलब उसके लिए खतरनाक सिद्ध हो सकती हैं। इसीलिए एक राज्य ये भी ध्यान रखता है कि उसके सीमावर्ती क्षेत्रों के जो निवासी हैं वो पड़ोसी राज्यों की ओर आकर्षित न हो, उनकी ओर आकृष्ट न हो। शायद ही कोई राज्य प्राकृतिक रूप से एक समग्र इकाई हो जिसमें प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित कर पूर्णतः क्रियाशील राज्य की स्थापना की जा सके। छोटे से छोटे राज्य में भी पर्याप्त क्षेत्रीय विभिन्नता विद्यमान होती है, जिसके कारण देश के अंदर स्थित विभिन्न क्षेत्रीय प्रखंडों को किस प्रकार अन्योन्याश्रित संबंध में जोड़कर संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र को एक प्रभावी और पूर्ण रूपेण क्रियाशील राजनीतिक इकाई के रूप में स्थापित किया जाए, यह एक राज्य का महत्वपूर्ण कार्य होता है कि किस प्रकार वो अपने संपूर्ण क्षेत्र को, संपूर्ण राज्य में एकता और शांति को बनाए रखे। अंतर क्षेत्रीय विविधताएं जो हैं वो 3 प्रकार की हैं। इसमें पहली है प्राकृतिक अथवा मानवजन्य अवरोधों के कारण एक दूसरे से कटे प्रदेश। दूसरी है बाहरी देशों के प्रति सहानुभूति के आधार पर एक दूसरे से गुणात्मक रूप से पृथक प्रदेश। और ऐसे क्षेत्र जो आपस में आर्थिक हितों, जनसंख्या संरचना और राजनीतिक रुझान की दृष्टि से अलग है। ठीक है, अब हार्शो ने राज्य के कार्य निर्धारण में 2 तत्वों को प्रमुखता दी है। ठीक है, एक है पृथकता मूलक तत्व, जिन्हें केंद्र से बाहरवर्ती शक्तियां भी कहा जाता है, और दूसरी है केंद्रवर्ती शक्तियां। तो रिचर्ड हार्टशॉन जो हुए हैं, इन्होंने बताया कि इनका जो कार्य संबंधी दृष्टिकोण है, इसमें अंतर क्षेत्रीय विविधताओं को समग्रता प्रदान करके एक पूर्णतया क्रियाशील राजनीतिक क्षेत्रीय इकाई के निर्माण की समस्या के समाधान की प्रक्रिया के अध्ययन पर केंद्रित है उनका ये सिद्धांत। और इस समस्या के निराकरण हेतु 2 प्रकार के तत्वों का विश्लेषण करना उन्होंने आवश्यक बताया है। पहला है केंद्र से बाहरवर्ती शक्तियां, और जिन्हें पृथकता मूलक तत्व भी कहते हैं, और दूसरी है केंद्रवर्ती शक्तियां, जिन्हें एकता मूलक तत्व कहते हैं। यानी कि 2 प्रकार की शक्तियां किसी भी राज्य में कार्य करती हैं। एक होती है केंद्र से बाहरवर्ती, यानी कि बाहर की ओर जो कार्य करती हैं, ये शक्तियां पृथकता मूलक होती हैं। और दूसरी शक्तियां होती हैं केंद्रवर्ती शक्तियां, जो कि राज्य में एकता स्थापित करने का काम करती है। अब हम इन दोनों शक्तियों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। अगर हम सबसे पहले देखें कि पृथकता मूलक तत्व क्या है, पृथकता मूलक तत्व यानी कि केंद्र से बाहरवर्ती सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस क्या हैं, उनके बारे में अब हम बात करते हैं। एक भूगोलवेत्ता उन प्राकृतिक अवरोधों से परिचित होता है जो विभिन्न क्षेत्रों
के मध्य की संचार व्यवस्था में रुकावट या बाधा का काम करते हैं। ठीक है, किसी भी राज्य में ऐसे प्राकृतिक अवरोध भी होते हैं जो कि राज्य के क्षेत्रों के मध्य संचार व्यवस्था में रुकावट का काम करते हैं, और एक भूगोलवेत्ता इनसे भली भांति परिचित होता है। राज्य के प्रशासन के लिए संचार व्यवस्था न केवल एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में संबंध स्थापित करने हेतु अपितु केंद्र से सीमावर्ती क्षेत्रों को संयुक्त रखने का भी साधन है। राजनीतिक व्यवस्था के लिए अंतर क्षेत्रीय संचार व्यवस्था के विकास के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि देश की राजधानी और राज्य के सभी क्षेत्रीय उपायों के बीच प्रभावी संचार संबंध हो। यानी कि एक राज्य के आंतरिक भाग में संचार व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से विकसित होनी चाहिए, ताकि राज्य के विभिन्न भागों के बीच में मतलब आवागमन के द्वारा और संचार व्यवस्था के द्वारा संबंध या एकता स्थापित हो सके। इसमें दो प्रकार के प्राकृतिक अवरोध है, एक भौतिक दूरी, दूसरा है मानव अवरोध। ठीक है, तो पहला भौतिक दूरी जो है ये एक बहिर्वर्ती शक्ति है। राज्य के विस्तार और आकार से दूरी का संबंध होता है, यानी कि राज्य जितना अधिक विस्तृत होगा, उसका आकार जितना अधिक बड़ा होगा, तो वो एक राज्य के जो कार्य संबंध दृष्टिकोण उसको प्रभावित करेगा, उसकी भौतिक दूरी जो है। दूसरा है मानव अवरोध, यानी कि इसमें हम लेते हैं जन शून्य क्षेत्र जो है, ये भी एक अवरोधक है। जैसे किसी क्षेत्र में मानव का न होना, ठीक है, जहां पर मानव नहीं होते हैं वो क्षेत्र जन शून्य क्षेत्र कहलाता है, या अत्यधिक कम होना अवरोध का काम करता है, और पृथकता की भावना जागृत होती है इससे। यही कारण है कि महासागर, आर्कटिका, हिममंडित क्षेत्र आदि पृथकता के द्योतक हैं। मध्यकाल में भी आज आद्य और ये जो अपलेशियन पर्वत श्रेणियां जो है वो मध्यकाल में भी और आज भी जो अपलेशियन पर्वत श्रेणियां है वो अवरोधक का काम करती हैं एकता के लिए, मतलब ये पृथकता के लिए राज्यों के बीच पृथकता का काम करती है। तीसरा है राज्य का सामाजिक स्वरूप, भाषा, धर्म, शिक्षा, जीवन स्तर, राजनीतिक भावना आदि के ऊपर किसी भी राज्य का जो सामाजिक स्वरूप है वो निर्भर करता है। ये सभी तत्व राज्य के लिए बाहरवर्ती शक्ति के कारक हैं, और जैसे भारत में बोलचाल की भाषा और धार्मिक विश्वास के क्षेत्र केंद्रीकरण से उत्पन्न कठिनाई हम जानते हैं। जैसे कि 1956 में जब भारत में राज्यों का पुनर्गठन किया गया तो वो भाषा के आधार पर करना पड़ा था, तथा पंजाब और कश्मीर की समस्या काफी हद तक धार्मिक विश्वास के क्षेत्रीय केंद्रीकरण का परिणाम है। शिक्षा और जीवन के स्तर के मामलों में भी अंतर क्षेत्रीय विषमताएं हैं, और क्षेत्रों के बीच ये वर्ग संघर्ष संबंधी परस्पर प्रतिस्पर्धा वजह से उनका राष्ट्रीय एकता के रास्ते में उनका पूर्ण रुझान होने के मार्ग में कठिनाई का कारण बनते हैं। ये भाषा, धर्म, शिक्षा, जीवन स्तर की दृष्टि से जो पृथकता है वो। चौथा है इसमें राज्य की जनसंख्या में विविधता होने पर उसका प्रभाव बाहरवर्ती शक्ति के रूप में अधिक प्रभावशाली होता है। राज्य के सामाजिक स्वरूप में क्षमता का विकास राष्ट्रीय एक राज्य का कोई प्रदेश, यदि एक राज्य का कोई प्रदेश दूसरे देश से संबंध रखता है तो उसका प्रभाव राज्य की सुरक्षा और शांति पर पड़ता है। ठीक है, अगर किसी भी देश का कोई भाग पड़ोसी देशों से संबंध रखता है तो उसका प्रभाव उस देश विशेष की राष्ट्रीय एकता के ऊपर पड़ता है। जैसे भारत में कश्मीर, आसाम व अन्य पूर्वी राज्यों में वर्तमान समय में उद्भूत जो अशांति है उसका कारण उस प्रदेश की जनसंख्या का अन्य देशों के साथ गैर राजनीतिक संबंध या सहानुभूति रखना है, जो कि क्षेत्रीय समग्रता और अंतर क्षेत्रीय एक सूत्रता की स्थापना में कठिनाई उत्पन्न करते हैं।
एक भूगोलवेता एक प्रदेश के प्राकृतिक स्वरूप और आर्थिक स्वरूप के आधार पर राजनीतिक व्यवस्था और सुदृढ़ता का अध्ययन करता है। ठीक है, ये तो बात हुई पृथकतावादी शक्तियां जो है, यानी कि केंद्र से बहिर्वर्ती शक्तियां जो है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे केंद्र वर्ती शक्तियों के बारे में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू।